इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम ये 5 बड़े बड़े चैप्टर्स को एक ही पेज में समझना चाहे तो यस इट इज पॉसिबल। टुडे वी आर गोइंग टू कंपेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और आप लोगों के लिए जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इतना बड़ा यूनिट है जो हेंस ऑरस्टेड से शुरू होके मैक्सवेल पे खत्म होता है, इतना बड़ा यूनिट हम एक ही पेज में कवर अप कर लेंगे। आप मेरे साथ में एक मस्त सा शॉर्ट नोट्स जैसा बना लीजिएगा एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू रिवाइज एंटायर यूनिट। ऑब्वियसली हम मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स को टच कर देंगे, लेकिन जो छोटे छोटे बीच बीच के टॉपिक्स होते हैं दैट यू नीड टू डू। ओके, दिस इज द वे यू कैन रिवाइज एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और आपको समझेगा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आपको एक ही चीज सीखनी और वो दोनों में अप्लाई करनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिमेन सेम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म बोथ। सो अभी के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। इन केस आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो मुझे जरूर बताइएगा। हम ग्रेविटेशन को भी इंक्लूड करेंगे और तीनों फील्ड को कंपेयर करेंगे, ठीक है। एनी विच वेज लेट्स गेट स्टार्टेड राइट नाउ। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब भी बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए चार्ज, क्योंकि यहीं से सब शुरू हुआ। एक्चुअली मैग्नेटिज्म भी यहीं से शुरू हुआ है, भले हम उसको अलग से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आई कहां से? वो यहीं से आई है, चार्ज के पास से, ठीक है। हम उसके बारे में भी रिवील करेंगे चीजें। सो देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास पॉजिटिव मतलब रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, नेगेटिव चार्ज अपने आसपास रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है वो नेगेटिव चार्ज अंदर ले सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, एक नेगेटिव चार्ज रखा है, तो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली वो नेगेटिव चार्ज ने अपने अंदर ले ली। इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बन सकता है, आपके सामने है। और एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज यानी अनलाइक चार्ज, एक कॉम्बिनेशन ऑफ अनलाइक चार्ज को हम डाइपोल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज दूसरा भी नेगेटिव चार्ज, यानी कि लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर और उनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कंप्रेस हो जाती है। दिस कंप्रेशन इज व्हाट वी फील इट एज अ रिपल्शन, ठीक है। वैसा ही सेम मैग्नेट्स के पास में भी होता है। अभी हम कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करें तो मैं आपको पहले कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म बताता हूं, फिर हम मैग्नेटिज्म ऑफ द मटेरियल पे आते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ व्हाट? एटम्स। एटम्स किन से बने हुए हैं? एटम्स बने इलेक्ट्रॉन से और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। अब ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी क्वार्क से बने हुए हैं, ठीक है। अभी के लिए हम उतना डिटेल में नहीं जाते कि क्वार्क क्या है ये सब, लेकिन अल्टीमेटली एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये आपके स्क्रीन के ऊपर भी आप फंडामेंटल पार्टिकल्स का चार्ट देख रहे हो। इसमें से 2 अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क निकाल लोगे तो आपका बन जाएगा प्रोटॉन, 2 डाउन एक अप निकाल दोगे तो बन जाएगा न्यूट्रॉन। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन भी इन्हीं में से एक फंडामेंटल पार्टिकल है। आई होप यू गॉट दिस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये फंडामेंटल पार्टिकल के पास इनहेरिटेड एक प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज चार्ज। उनकी इंट्रिंसिक, उनके अंदर की प्रॉपर्टी है चार्ज। डू यू गेट दिस? सो ये जो चार्ज है, जब भी ये चार्ज मोशन करेगा, यस, वो पार्टिकल जब भी मोशन करेगा तो वो चार्ज को लेके मोशन करेगा एंड मूविंग चार्ज इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। एंड गेस व्हाट? हर एटम में हर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एटम इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ मैग्नेट। यस, यू गॉट इट राइट। तो हर एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एंड दैट्स हाउ एवरी मटेरियल गेन्स अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फिर वो अलग बात है उनका ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, वो सब की वजह से कोई मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिख के आती है, कोई मटेरियल की नहीं दिख के आती है। इसीलिए हमने अलग अलग टाइप के मटेरियल बनाया, डाया, पैरा, फेरो। लेट्स नॉट गो टू दैट पार्ट, ओके। बट वो जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है, मोशन है, उसी की वजह से उसके पास में मैग्नेटिज्म है। तो अब ये एक मटेरियल है मेरे पास, लेट्स से मैंने इसको आयरन कोर से बनाया, किसी से भी मटेरियल से मैं मैग्नेट बना सकता हूं। जो भी मेरे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उनमें से हम इजीली मैग्नेट्स बना सकते हैं। दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज आल्सो मेड अप ऑफ एन एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं एंड दैट्स हाउ
दिस मटेरियल हैज गॉट सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, अब आप देखोगे तो मैग्नेटिज्म के अंदर में नॉर्थ पोल होता है जहां से लाइन मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है और साउथ पोल में अंदर चली जाती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज लूप में होती है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्लोज लूप में नहीं होती, याद रख लेना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, एक्चुअली मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलना चाहिए, लाइंस ऑफ फोर्सेस हम रेयरली यूज कर लेते हैं एज अ टर्म, बट वी शुड नॉट कॉल इट एज दैट। ओके, मैग्नेट्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होती। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलर बेसिस पे आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये अनलाइक चार्जेस है तो यहाँ पे अनलाइक पोल्स है, सब जैसे ये अट्रैक्ट करते हैं वैसे यहाँ पे भी अट्रैक्शन होता है। सिमिलर काइंड ऑफ फील्ड इज डेवलप्ड। ओके, यहाँ पे देखो लाइक पोल्स है और यहाँ पे लाइक, यहाँ पे भी देखो लाइक चार्जेस है और यहाँ पे लाइक पोल्स है, तो वो भी सिमिलर रिपल्सिव प्रॉपर्टी बिहेव करते हैं, रिपल्सिव नेचर दिखाते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये तो हो गया नॉर्मल मैग्नेट्स के बारे में, लेकिन जैसे चार्ज मूव करता है तो करंट भी फ्लो करता है, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर इज आल्सो बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। तो एक अगर हमारे पास कंडक्टर हो जिसमें ऐसा करंट जा रहा हो तो उसके आजू बाजू में ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब यूजुअली यू विल ऑलवेज फाइंड नॉर्थ एंड साउथ इन एवरी टाइम इन एनी डिवाइस। ओके, यूजुअली यू विल फाइंड नॉर्थ एंड साउथ। आप हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखेगा, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक मटेरियल्स होते हैं या कुछ ऐसे स्पेसिफिक हमारे पास चीज होती है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, लेकिन उसमें नॉर्थ और साउथ नहीं होता। जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर ने अपने आसपास सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ये सारी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉलो करती है, लेकिन इसमें नॉर्थ और साउथ नहीं है। देखो, है ना, ये सर्कुलर है, कहां नॉर्थ कहां साउथ होगा, नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और टॉरॉइड, ये दो ही चीजें अभी तक मैं आपको आपके सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूं जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। देयर इज नो नॉर्थ एंड साउथ का कॉन्सेप्ट इन दैट। ओके, बाकी दिस इज अ सोलेनॉइड जिसके अंदर भी बार मैग्नेट जैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। सॉफ्टली अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल सकते हैं एंड वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, हम मेजॉरिटी एप्लीकेशंस में यही यूज करते हैं, जैसे एमआरआई मशीन हो गया, ये सब में हम यही यूज करते हैं। नाउ वी कम टू द एक्चुअल पार्ट। अब ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो बहुत इन डेप्थ है, बहुत सारी चीजें मैं कंपेयर करके लाया हूं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग। जैसे अभी हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज होते हैं, वैसे मैग्नेटिज्म में करंट कैरिंग कंडक्टर्स या फिर मैग्नेट्स होते हैं। इन दोनों के अंदर मैग्नेटिज्म आई क्यों? क्योंकि चार्जेस मूव कर रहे थे, मूविंग चार्जेस इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, दैट इज फोर्स अपॉन चार्ज, उसका यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है, एंड जिसको हम बी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ई बार था इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का बी बार है। ठीक है, एम बार नहीं है, याद रख लेना। और इसका यूनिट है टेस्ला। टेस्ला का सीजीएस यूनिट है गॉस। ठीक है, गॉस उसका सीजीएस यूनिट है, जो कि गॉस आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद करो गॉस थ्योरम। लेकिन वो सीजीएस यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का है। ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स बोलेंगे तो ई बार डॉट एस बार। एस बार इज सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स सिमिलर बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डॉट एस बार। वही सेम टर्म्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड से। जैसे यहाँ हर मीडियम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करता है बनने को, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए परमिटिविटी होती है, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, और उसकी वैल्यू 8.85 टू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। वैसे यहाँ परमिएबिलिटी होती है मैग्नेटिज्म में, और परमिएबिलिटी बताती है कि कोई मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ कर सकता है ना। तो यहाँ परमिएबिलिटी को म्यू नॉट से लिखते हैं। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा दिखे ना, इसलिए एप्सिलॉन वर्ड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड जैसा एम दिखे, इसलिए म्यू है। समझ में आ गया? और म्यू नॉट की वैल्यू होती है, ये फ्री स्पेस के लिए दोनों वैल्यूज लिखी है मैंने, एप्सिलॉन की और म्यू की। तो म्यू नॉट की वैल्यू 4.10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होती है। ठीक है, सिमिलर बेसिस पे जब भी आपको 1/4 एप्सिलॉन नॉट दिखेगा, वहां पे आप म्यू नॉट अपॉन 4 रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 एप्सिलॉन नॉट काम करता है, वैसे ही मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट अपॉन 4 काम करता है। यू कैन सिंपली रिप्लेस दिस। ठीक है, कई बुक्स में आपको इन दोनों के कंपैरिजन में ऐसा लिखा होगा कि 1/ε0 इज इक्वल टू म्यू नॉट, मतलब इज रिप्लेस्ड बाय म्यू नॉट। तो जैसे 1/ε0 काम करता है, वैसे ही म्यू नॉट काम करता है मैग्नेटिज्म में। आप याद रख सकते हैं। डाइपोल
डाइपोल मोमेंट यानी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में P बार से लिखते हैं, ठीक है, जो वैल्यू होती है चार्ज इनटू डाइपोल की लेंथ। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों को कुछ डिस्टेंस 2a से सेपरेट कर दो, दिस बिकम्स अ डाइपोल। तो ये डाइपोल के बीच का डिस्टेंस इज डाइपोल लेंथ और वो यहां लिया गया है, ठीक है। अभी इसी तरीके से मैग्नेटिज्म में भी तो डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और उसको हम स्मॉल m बार से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बुक्स में कैपिटल M ले लेते हैं, कई बुक्स में स्मॉल m ले लेते हैं। जो अभी मैं सिंबल ले रहा हूं उसी से याद रखे, आपको काम आएगा, ठीक है। अब ये डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला दो अलग अलग चीजों के लिए अलग है, करंट कैरिंग कॉइल के लिए अलग है और बार मैग्नेट्स के लिए अलग है। बार मैग्नेट के लिए बार मैग्नेट का जो पोल होता है उस पोल की स्ट्रेंथ को हम पोल स्ट्रेंथ बुलाते हैं और उस पोल स्ट्रेंथ को हम QM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ प्लस QM और साउथ पोल की स्ट्रेंथ को माइनस QM। तो प्लस QM या माइनस QM में से कोई भी एक ले लो, जैसे यहाँ पे प्लस Q या माइनस Q में से कोई भी एक लिया था। फिर दोनों पोल्स के बीच का लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ भी बोलते हैं इसको। अगर आपने मैग्नेटिज्म को जेईई नीट या सीयूईटी के लिए पढ़ा है, आपको पता होगा कि ये मैग्नेटिक लेंथ जो होती है 2L, जैसे यहाँ दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 2a था, वैसे यहाँ 2L है, तो वो पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L, यहाँ चार्ज स्ट्रेंथ इंटू 2L। समझ में आ गया? कोई डाउट है? ये इलेक्ट्रिक पोल की स्ट्रेंथ है और ये मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ है, बस उतना ही फर्क है। लेकिन हम बार मैग्नेट इतना पढ़ते नहीं है हमारे सिलेबस में, हम करंट कैरिंग कॉइल पढ़ते हैं। करंट कैरिंग कॉइल यानी एक रिंग हो गई जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, या सोलेनॉइड हो गया। इन सब के लिए जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आएगा वो आएगा NIA। N is number of turns of that ring या number of turns of that coil, और I is the current flowing through that coil and A is the area। तो आपको यहाँ डायरेक्शन का भी समझेगा। डाइपोल मोमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसी तरह डाइपोल मोमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यू कैन ट्रीट नॉर्थ लाइक पॉजिटिव, यू कैन ट्रीट साउथ लाइक नेगेटिव। क्लियर हो गया? लेकिन जब भी आपको ऐसी कॉइल के लिए आपको डाइपोल मोमेंट लिखना हो ना, तो एक और तरीका है, जो एरिया वेक्टर ऑफ दैट कॉइल का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का भी होता है, ठीक है। सिमिलर वे में आप डाइपोल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बड़ी सी डेरिवेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल का फॉर्मूला निकालते हो, याद आ रहा है? तो सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला 1/4πε0 2p/r³ होता है। आप 1/4πε0 को k भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? आप अभी के लिए k नहीं लिख रहे, हम फुल फ्लेजेड वर्जन लिख रहे, तो 1/4πε0 को आप रिप्लेस कर दीजिए μ0/4π से, हो गया। 2 को 2 रखिए, p बार डाइपोल मोमेंट को रिप्लेस कर दीजिए डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिज्म से, और r³ का r³ रखिए। अब ये जो r है वो स्पेसिफिकली हम मेजर करते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल से। सेंटर ऑफ द डाइपोल से वो आप r मेजर करते हैं, ऑन द एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ द डाइपोल से वो आप r मेजर करते। समझ में आ गया कि नहीं? इस तरीके से। नेक्स्ट, आप इक्वेटर के लिए फॉर्मूला क्या लिख रहे थे? -1/4πε0, जिसको -k भी लिख सकते हैं, -1/4πε0 p बार अपॉन r³, ठीक है। सो -1/4πε0 को -μ0/4π लिख लिया हमने, और यहाँ p बार की जगह m बार, जैसे डाइपोल मोमेंट को रिप्लेस कर दिया, और r³ का r³। समझ में आ गया? जस्ट आपको एक और हेल्प मिल जाए इसीलिए मैं आपको पोटेंशियल के भी दोनों फॉर्मूले बता देता हूं। अब पोटेंशियल के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, V at any point on the dipole, V at any point on the dipole is equal to Kp cos theta upon r²। समझ में आ गया? cos थीटा में जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव जो डाइपोल मोमेंट जाता है वो, और ये r के बीच का एंगल होता है थीटा। याद रहेगा? बाकी आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला कहीं मेंशन कर लेना है ताकि कुछ मिस आउट ना हो ना। टॉर्क, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क इज डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या क्रॉस प्रोडक्ट होता है दोनों का, वैसे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। रिप्लेस P विद BM, रिप्लेस E विद B, हो गया आपका फॉर्मूला रेडी। क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए साइन थीटा। इसी तरह से जैसे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो -p बार डॉट E बार होती है, तो P बार विल बी रिप्लेस्ड बाय M बार एंड E बार विल बी रिप्लेस्ड बाय B बार। तो आपका ये फॉर्मूला भी हो गया, डॉट हटेगा तो कॉस आएगा, सिंपल है। सो किस तरह से आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म रिलेटेड है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। हम कुछ अलग अलग थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ होता है, वैसे मैग्नेटिज्म में बायट-सेवर्ट्स लॉ होता है। याद करिए, आप दोनों में सिमिलैरिटी देखिए।
देखिए अगर मैं यहाँ आर बार वाला फॉर्मूला लिखता हूं ना इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो आर क्यूब डिनोमिनेटर में रहता है, वेक्टर फॉर्म में दिख रहा है ये, तो बायट-सवर्ट्स लॉ में भी आर क्यूब डिनोमिनेटर में है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा ना, मैग्नीट्यूड, तो ये आर बार का, आर बार में से ना यहाँ पे एक आर कैंसिल होके आर स्क्वायर आ जाएगा मैग्नीट्यूड के टर्म्स में फोर्स, और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट हटा के मैग्नीट्यूड बनाओ तो। अब देखिए सिमिलैरिटी, देखिए क्रोनोलॉजी समझिए ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज, वैसे मैग्नेटिज्म में सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज करंट कैरिंग कंडक्टर, आइडियल। ये स्केलर सोर्स है और ये वेक्टर सोर्स है, इसलिए बार भी दिया है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो होती है क्यू ई बार, पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस क्यू ई, नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस क्यू ई, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो फोर्स होती है क्यू वी बार क्रॉस बी बार, समझ में आ गया। और यही फोर्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज की जगह लिखे आई, वी बार की जगह लिखे एल बार और बी बार, आई एल बार क्रॉस बी बार, बी आई एल साइन थीटा, ये भी आप यूज कर सकते हो फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर प्रेजेंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना। अब गॉस लॉ जैसे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही मैग्नेटिज्म में एम्पियर्स लॉ होता है, ठीक है। सॉरी, तो जैसे गॉस लॉ होता है फ्लक्स इज फाई क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार, वैसे ही उसकी वैल्यू होती है चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एम्पियर्स लॉ में क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज म्यू नॉट इनटू आई, क्योंकि गॉस लॉ एक 3D सरफेस बनाने को बोलता है, एम्पियर्स लॉ एक 2D क्लोज लूप बनाने बोलता है। बाद में हमने उसको मॉडिफाई जरूर किया, आपने EM वेव्स चैप्टर में उसको मॉडिफाई किया, याद करो। आप ऐसे सिर्फ एक लूप लेते थे, फिर आप उसका मटका जैसा लेने लगे EM वेव्स चैप्टर में, याद करो, कैपेसिटर के लिए आपने किया था। तो एम्पियर्स लॉ इज सिमिलर टू गॉस लॉ, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको पूछ ले गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो वो आप सेम चीज को रेप्लिकेट करो मैग्नेटिज्म में, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ये ई बार, ये बी बार, और ये डीएस बार, ये भी डीएस बार, एरिया वेक्टर यहाँ पे जीरो आएगा। उसका रीजन है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूनिपोल, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है, लेकिन मैग्नेटिज्म में यूनिपोल पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा डाइपोल होता है। डाइपोल यानी जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो नेट चार्ज बिकम जीरो। तो नेट चार्ज अगर जीरो होगा तो गॉस लॉ भी यहाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू दो रख दो, तो यहाँ पे गॉस लॉ में भी नेट चार्ज जीरो आ जाएगा, तो पूरा फ्लक्स जीरो। यहाँ पे उसी रीजन से जीरो आया है, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर एक मैग्नेट रखोगे या एक कॉइल रखोगे तो उसका नॉर्थ और साउथ दोनों प्रेजेंट होगा एक ही सरफेस के अंदर, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? सेम आपको अगर रिंग का फॉर्मूला याद करना है तो रिंग का फॉर्मूला भी देखो कितना सिमिलर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिंग का फॉर्मूला k q x r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2, और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। लेकिन मैग्नेटिज्म में वही रिंग के एक्सिस के लिए आप फॉर्मूला बनाते हो, याद करो, यहाँ पे डीएल एलिमेंट लेते थे और यहाँ पे हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड बनता था, यहाँ का एलिमेंट की वजह से यहाँ बनता था, फिर ये कोन बनता था, और ऐसे कर करके हम डेरिवेशन करके ये लाते थे। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2। इफ यू ब्रिंग दिस पॉइंट टू द सेंटर, सेंटर पे अगर आप लेके आओगे इसको, तो सेंटर पे आने के बाद x बिकम 0, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो रेज टू r स्क्वायर रेज टू 3/2, 2 और 2 कैंसिल, r क्यूब बचा, क्यूब और स्क्वायर में से एक ही r बचेगा डिनोमिनेटर में, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। समझ में आ गया? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग रिंग और लूप। समझ में आ गया? सो दिस इज वेरी सिमिलर, आई होप आपको समझ रहा है। बहुत सारी चीजें कवर हो रही है। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो गॉस लॉ की मदद से अलग अलग जगह पे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इज ई बार भी ले सकते हो, अदरवाइज लेट्स टेक जस्ट ई मैग्नीट्यूड वाइज लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव होती है, ठीक है, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव टुवर्ड्स दैट थिंग होती है। और यही फॉर्मूला को 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख सकते हो, और यहाँ
यहाँ 2 लैम्बडा अपॉन ये r का r ऐसे कन्वर्ट किया है। सेम ही फॉर्मूला है, अलग तरीके से लिखा है। अब ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए देखो, ये जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो k है, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, दिख रहा है ये k की जगह म्यू नॉट अपॉन k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, वही तो होता है। k क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है बाय डिफॉल्ट, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रिप्लेस कर सकते हैं। इधर 2 का 2, इधर भी 2, इधर लैम्बडा तो इधर करंट, ये क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये करंट ये r का r है ना, सिमिलर फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला को सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी लिखा गया है। ये देखो लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i बाई r। ये देखो लैम्बडा की जगह i रखो, r की जगह r रखो, बाकी तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैसे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लिखा, समझ में आ गया। ये 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये म्यू नॉट अपॉन क्या बोल सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन 2 है। यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी हाँ 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ 2 डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। बाकी इतना रिलेशन अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, डोंट गो इनटू दैट, ठीक है। अभी के लिए बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप देख लेना ध्यान से, ये दोनों में सिमिलरिटी बहुत है। प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हो पॉजिटिव प्लेन शीट है तो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव होती तो अट्रैक्टिव होती। अगर दो पैरेलल प्लेन शीट है, सॉरी दो पैरेलल प्लेन शीट है और ये दोनों चार्ज है, सिमिलर चार्ज है दोनों पे, ठीक है, ये दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, लाइक चार्जेस है, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों पे लाइक चार्ज है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस बाजू भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अगर दोनों पे अनलाइक चार्ज, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, इक्वल चार्ज बट आपको दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है, बट एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो बीच में सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, बाहर होती है 0 और इस बाजू भी बाहर होती है 0। आपको शायद ये पता होगा क्योंकि हम ये कैपेसिटर्स में यूज करते हैं, आपके रिवीजन के लिए मैंने बता दिया। फिर शेल या कंडक्टिंग स्फीयर, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अगर ये मेटालिक स्फीयर हो तो भी सारा चार्ज सरफेस पे ही जमा होता है, इसलिए शेल बोलो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोलो सेम ही बात होती है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो k q अपॉन r, k इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q बाय r क्या होता है, ये q बाय r जो सरफेस पे पोटेंशियल है ना वही अंदर भी है। सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं k q बाय r स्क्वायर, और सरफेस पे पोटेंशियल होता है k q बाय r। इसी तरह से आउटसाइड कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होते है k q बाय r स्क्वायर, और पोटेंशियल कोई भी पॉइंट पे होता है k q बाय स्मॉल r, ठीक है, पोटेंशियल। इसी तरह से रिंग के लिए आपने सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है वो तो आपने पढ़ लिया थोड़ी देर पहले। अगर ये रिंग आधी हो तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 2 डिवाइड बाय 2 4 हो गया। सोलेनॉइड के लिए ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड है जिसके अंदर कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी यूनिफॉर्म बनती है, और वहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट इनटू ni होती है, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर ये फाइनाइट सोलेनॉइड हो तो उसके एंड पे मैग्नेटिक फील्ड हाफ ऑफ दिस वैल्यू होती है या हाफ ऑफ दिस सेंटर होती है। समझ में आ गया? बाकी आई होप आपको समझा। और जिस तरह ये बहुत कम एक्सप्लेन टॉपिक है बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे पोलराइजेशन होता है जिसको हम यूज करते हैं कैपेसिटेंस के लिए, कैपेसिटर बनाने के लिए, याद करो सबसे पहले आप पोलराइजेशन पढ़ते हो तो आपने पढ़ा था पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर उनका पोलराइजेशन होता है। वो पोलराइजेशन जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है वैसे ही मैग्नेटिज्म में मैग्नेटाइजेशन होता है। आपने ये टर्म पढ़ी होगी, इसको कैपिटल एम भी लिखते हैं, कई बुक्स में इसको MZ मैग्नेटाइजेशन भी लिखते हैं, और जैसे पोलराइजेशन को हम P लिख लेते हैं। बहुत कम दिखता है ये टॉपिक एग्जाम में, लेकिन इट्स देयर इन योर NCERT। आप देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर के जस्ट ऊपर वाला टॉपिक है। तो पोलराइजेशन का फॉर्मूला इज पोलराइजेशन इज एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। याद करिए ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज इक्वल टू NI वाला, हाँ तो बस ये वही है, कुछ और नहीं है। तो जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, यहाँ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी डाइइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी होती है, ये मॉलिक्यूलर लेवल की प्रॉपर्टी है। वैसे ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेट्स से कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटिक मटेरियल बन सकता है, और वो उसके मॉलिक्यूलर फिनोमेना के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब इसके बाद वन एंड द लास्ट थिंग दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर जो होता है उसका सिंबल ऐसा होता है, और मैग्नेटिज्म का सबसे बड़ा एप्लीकेशन
कंडक्शन है इंडक्टर, इन दोनों ने मिलकर हमारी दुनिया बदल दी है बेटा। ये कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, जो बाय डिफॉल्ट हम कोई भी कैपेसिटर के लिए ये सिंबल चला सकते हैं, पैरेलल प्लेट हो, स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, सबके लिए चलता है सिंबल। लेकिन हमारे सिलेबस में मेनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज स्टोर्ड अपॉन पोटेंशियल, ठीक है। कैपेसिटर का काम ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करना या चार्ज स्टोर करना। इसी तरह इंडक्टर जो होता है उसका सिंबल ये होता है। इंडक्टर का जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है फ्लक्स अपॉन करंट, ठीक है। फ्लक्स स्टोर, मैग्नेटिक फ्लक्स स्टोर करने का काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करने का काम करता है। जैसे कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड, वैसे ही मैग्नेटिक इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, ठीक है। वो सेल्फ इंडक्टेंस बोलो, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलो, दोनों के लिए यूनिट इज सेम, हेनरी। अब कैपेसिटेंस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहां जो ये के है ना, ये वो वाला के नहीं है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे। प्लीज इस के बाजू में लिखना कि ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये नॉर्मल वाला के नहीं है जिसको हमने आगे लिखा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में के अवॉइड किया था। अब इसी तरह से इंडक्टर, ये जैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, वैसे इंडक्टर का इंडक्टेंस भी फ्लक्स और करंट पे डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है मटेरियल जो अंदर बैठा है, एरिया ऑफ द प्लेट पे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट पे। वैसे ही इंडक्टर का इंडक्टेंस भी डिपेंड करता है वो कौन सा मटेरियल से बना हुआ, मतलब कितना लेंथ है इसका, कितना यहाँ एरिया है, ये इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, अंदर कौन सा मटेरियल भरा हुआ है, ये सब पे डिपेंड करता है। सो आई होप आप समझे कि इस तरीके से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओहम्स लॉ भी पढ़ते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाय आई होता है। लेकिन रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट ईदर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द resistor, resistance depends on length of the conductor, resistance depends on area of the conductor। R is equal to rho L by A वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जिसपे वो चीजें डिपेंड करती है। लेकिन रेजिस्टेंस कभी भी डिपेंड नहीं करता वोल्टेज और करंट कितना है, याद रहेगा। उसी तरह से कैपेसिटेंस भी डिपेंड नहीं करता चार्ज और वोल्टेज कितना है, वो डिपेंड करता है इन चीजों पे, मटेरियल की चीजों पे। इंडक्टेंस भी डिपेंड नहीं करता फ्लक्स और करंट कितना है, वो उनके मटेरियल की चीजों पे डिपेंड करता है। अब ये जैसे सेल्फ इंडक्टेंस के लिए वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए भी फॉर्मूला आपको दे दे रहा हूं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला हाफ C कैपेसिटेंस का वोल्टेज का स्क्वायर। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए भी काम आता है कैपेसिटर, कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन कर सकता है ये, बट एनी विच वेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाफ का हाफ कैपेसिटेंस की जगह इंडक्टेंस, वोल्टेज की जगह यहां करंट होगा। सिंपल। एनर्जी डेंसिटी यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल फॉर्मूला बना दिया मैंने, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो यहाँ हाफ का हाफ, यहाँ E स्क्वायर की जगह B स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑब्वियसली एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज म्यू, तो एप्सिलॉन नॉट इज 1 अपॉन म्यू। जैसे कैपेसिटर पैरेलल में लगाओगे, सॉरी सीरीज में लगाओगे, तो फॉर्मूला पैरेलल रेजिस्टेंस वाला लगेगा। रेजिस्टेंस भी साथ साथ में थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो ना। सीरीज रेजिस्टर, सॉरी सीरीज में कैपेसिटर होंगे तो पैरेलल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला चलेगा 1 अपॉन C प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। सिंप्लीफाई करके C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 लिख सकते हो। दो के लिए चलता है, बट इफ यू नो यू नो। अब पैरेलल कैपेसिटेंस में सीरीज रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला चलता है, सिंपल एडिशन। वैसे इंडक्टर में कैपेसिटेंस का एग्जैक्ट उल्टा, जैसे रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट उल्टा कैपेसिटेंस में हो रहा था, अब कैपेसिटेंस का एग्जैक्ट उल्टा इंडक्टर में होगा, तो इंडक्टर में रेजिस्टेंस जैसा होगा। ये सिंबल भी तो रेजिस्टेंस जैसा दिखता है, तो बस कुछ अलग नहीं है, रेजिस्टेंस वाला कर देने का यहाँ पे इंडक्टर में। जैसे सीरीज कनेक्शन में सिंपल एडिशन, पैरेलल कनेक्शन में 1 अपॉन L इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, जबकि ये इतना ज्यादा आपके सिलेबस में है नहीं, बट ठीक है फिर भी। अब ये कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों मिलके LC सर्किट बनाते हैं। ये LC सर्किट हमारे फोन का सिम कार्ड इज नथिंग बट एन LC सर्किट। ये LC ऑसिलेशन करता है, एक फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है और हम कॉल पे बात कर पाते हैं। रेजोनेंस के बिना हम कॉल पे बात नहीं कर सकते। सो इट्स एन अमेजिंग थिंग। मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए और भी डिटेल में बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा। आप मुझे बताइएगा आपको और क्या चाहिए। वैसे और सेशन अभी खत्म नहीं हुआ बच्चा, रुक इधर ही, काम है बहुत बाकी अभी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यू विल गेट दिस PDF ऑन टेलीग्राम।
जस्ट बिकॉज यू आर टिल हियर, मैं आपको एक और सरप्राइज देना चाहता हूँ। देखो ये मेरा इंस्टाग्राम है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जिनको लगा सेशन खत्म उनका नुकसान, बाकी सब सुनो मेरे। चार्ज से ही पूरी कहानी शुरू हुई। चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। चार्ज जैसे ही यूनिफॉर्म मोशन करने लगता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके पास होती है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस करता है। और वैसे ही जो ये चार्ज है, जब एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, एक्सेलरेटेड मोशन में, एक्सेलरेटेड यानी कि उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, स्पीड उसकी चेंज हो रही है, जैसे ऑसिलेशन। ऑसिलेशन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस ईएम वेव। क्यों? ऑसिलेशन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों एक दूसरे को बनाते बनाते ईएम वेव बना देते हैं। समझ में आया कि नहीं बच्चा? समझ में आया? तो ये था हमारा पूरा हिस्ट्री। हमने हेंस ऑरस्टेड, जिसने बोला कि करंट जब भी फ्लो होता है तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन हमें दिखा कंपास के अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, एमईसी फिनोमिना को यूज किया। उसके बाद माइकल फैराडे ने बोला मैग्नेटिक फील्ड जहां होती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो करंट बन जाएगा, ईएमआई हमने पढ़ लिया। उसके बाद में मैक्सवेल ने बताया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अप्लाई किया हेनरिच हर्ट्ज ने, इसने ईएम वेव डिस्कवर की, रेडियो वेव बनाई, कुछ किलोमीटर्स तक इसका ट्रांसमिशन करा के बात कराई। हमारे जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने माइक्रोवेव की डिस्कवरी की। इसी तरह से मैक्रोनी, इन्होंने सबसे पहले ट्रांसमिशन कराया, बात करी ये इस ईएम वेव्स को यूज करके। समझ में आया कि नहीं? बाकी आप सभी के लिए थोड़ा बहुत जो मैंने बोला था कि एम्पियर्स लॉ में इनकंसिस्टेंसी थी, वो बात यहाँ पे है। इसको आप खुद ही रिवाइज कर लीजिएगा, मैं इसके ऊपर नहीं आता हूं। सो दिस आर द 4 इक्वेशंस दैट एंटायरली डिफाइंस एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। Sorry. These are the 4 equations that define electromagnetism completely. आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सीखना है, इन 4 इक्वेशंस को अच्छे से समझ लो, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेस आ गया। हमने जाना गॉस लॉ, जाना गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, जाना फैराडेज लॉ, जाना और एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर्स लॉ यहां तक बोलता है, ये मैक्सवेल ने ऐड करके दिया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी ये मैग्नेटिक, ये जो करंट है ना यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन के चार्जेस को कंडक्ट कराने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस को कैरी कर करके आगे जाते हैं, कंडक्शन करंट है। ये जो करंट का टर्म है ना यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से करंट बना है। समझ में आया? तो हर जगह दोनों करंट प्रेजेंट होते हैं, कंडक्शन करंट भी और डिस्प्लेसमेंट करंट भी। डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्शन करंट इज मोशन ऑफ द चार्जेस की वजह से। लेकिन कंडक्टर्स के अंदर कंडक्शन करंट स्ट्रांग होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत वीक होता है। ऐसे कैपेसिटर के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन कंडक्शन करंट बहुत वीक होता है। आई होप आपको समझा। बाकी इन चारों के लिए मैंने आपको थोड़ा बहुत स्लाइड्स यहाँ पे दे दी है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनी ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी ये नॉर्मल जो विजिबल रेज होते हैं उसमें ऊपर होती है वायलेट, तो वायलेट के ऊपर जाते जाओ अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट यूवी हो गया। अब हमें यूवी के बाद डब्ल्यू तो नहीं लिखना था, तो एक्स लिख लिया, एक्स रेज। समझ में आया? एक्स के बाद वाई जैसा कुछ गामा रेज। विजिबल में नीचे लोअर वेवलेंथ वाली, हायर वेवलेंथ वाली, लोअर फ्रीक्वेंसी वाली होती है रेड। रेड से भी कम रेड, इंफ्रारेड। ऐसे ही आती है फिर रेडियो वेव्स और ये सब। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद कर लीजिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है नीट में, सीयूईटी में, बहुत सारे एग्जाम में, इवन सीईटी स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, सो जस्ट बिकॉज आप और यहां तक रुके हैं, आई वुड लाइक टू गिव यू सम मोर थिंग्स बेटा। ये आप सभी के लिए एक फॉर्मूला शीट है, हर एक चीज यहाँ पे मेंशन। ठीक है, एवरी डैम थिंग, हर एक ग्राफ के साथ सब है यहाँ पे, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, एवरीथिंग इज मेंशन। थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा ये इस तरह से, बट एवरीथिंग इज देयर। आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू ऑन टेलीग्राम। पूरा क्लास 12th का जो फिजिक्स है वो यहाँ पे मेंशन। ठीक है, कंप्लीट क्लास 12th फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, ईएम वेव, सब कुछ, एवरी डैम थिंग। रे ऑप्टिक्स देखो, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सब कुछ, एवरी डैम थिंग आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा मेरे। जस्ट कमेंट करिए आप कौन सी एग्जाम दे रहे हैं एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल। आई विल शेयर दिस विद यू ऑन टेलीग्राम। ठीक है, बाकी ये मुझे नहीं पता, मुझे एक स्टूडेंट ने शेयर किया था, सो मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा, किसी और ने बनाया हुआ है, बट स्टिल एनी विच वेज जिनका भी है उनको नमन। बाकी अच्छा बना है ना, एंड आई विल शेयर दिस जस्ट बिकॉज आई हैव, एंड मेरे तो, मुझे तो एग्जाम देनी नहीं, आपको देनी, आपको काम आएगा। ठीक है, बट जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, यू विल गेट दिस ऑन माय टेलीग्राम चैनल। बाकी ये
सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताना। इट वॉज एन अमेजिंग थिंग आई थिंक, है ना। चलो बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।